हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले दो बातें हमारी ये हैं कि दुनिया तो है, बहुत बड़ी है। इस दुनिया में बहुत तरीके से लोग हैं। उन लोगों में कुछ रूहानी ताकतें भी होती हैं, कुछ आत्माएं भी होती हैं, कुछ जिन्न भी होते हैं। तो आज की कहानी हमारी थोड़ा सा जिन्नों की तरफ से है कि जिन्नों की अपनी अलग दुनिया होती है। जिन इस्लामिक चीज़ों में भी आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा कि जिन्न का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है। तो जिक्र का क्या है कि अलादीन का चिराग तो सभी जानते हैं। अलादीन का जिन चिराग घिसते हैं, जिन प्रकट होता है। तो उसी से थोड़ा संबंधित हमारी कहानी है कि जिन, तो जिन्नों की अपनी एक अलग दुनिया है और रूहानी ताकतों से बहुत वो रहते हैं। उन्होंने अपना एक अलग ही सब बना के रखा हुआ। तो कहानी हमारी शुरू होती है आमिर से। एक लड़का होता है आमिर। आमिर और साबिर दो भाई होते हैं जो गाँव में रहते हैं अपनी अम्मी के साथ। उसके अब्बू नहीं हैं। तो वो बड़ा भाई जो होता है वो घर में खेती किसानी करता है और छोटा जो है आमिर, वो कहता अम्मी क्या मैं दिल्ली चला जाऊं, कुछ काम वाम करूं, मेरे को एक कॉल सेंटर में जॉब ऑफर हुई है, क्या मैं अम्मी चला जाऊं ताकि कुछ काम में मैं हाथ बटा सकूं, भाई का जो है मदद करूं घर चलाने में। तो अम्मी कहती हैं, भाई भी कहता ठीक है चले जाओ, कोई नहीं, हम यहाँ देखभाल कर लेंगे अम्मी की, लेकिन तुम रोज़ फ़ोन जरूर करना अम्मी के पास, बातचीत करना ताकि पता चलता रहे कि तुम सेफ हो, कैसे हो और कैसे नहीं हो। तो बात मान लेता है। वो अपनी अम्मी से इजाज़त लेता है और कुछ ज़रूरी सामान पैक करके दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में उसकी कॉल सेंटर में जॉब होती है। वो अपने कॉल सेंटर जो होता है उसके करीब में ही एक घर लेता है और आराम से रहना शुरू कर देता है। दिन भर जो कॉल रिसीव करता है, शाम में घर आता है तो कैंटीन में खाना खा लेता है, कभी वो घर पे बना लेता है। ऐसे उसकी रूटीन बन जाता है, ऐसे उसकी लाइफ चलने लगती है। घर वो अपने ही से ज़रूर बात करता है। उस कॉल सेंटर का टाइम रेगुलर ही है, सुबह 8 से रात के 8, और कभी वो 2 घंटे पहले भी छोड़ देते थे। इस तरह से 3 से 4 बजे भी वो कभी कभी छूट जाता था, हाफ हो जाता वीकेंड पे। तो ऐसे ही सैटरडे हुआ तो एक दिन निकल पड़ा बाज़ार घूमने के लिए जा रहा होता है। तो देखता है कि आसपास बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, उसको बड़ी अच्छी चीज़ें आती है। उसको अपनी अम्मी की याद आती है कि अम्मी ने बोला था बेटा कोई जब तुम्हें कुछ पैसा एक्स्ट्रा या कुछ ऐसा हो तो तुम एक शोपीस लेकर के आना जो मैं अपने घर में रखूँगी। मुझे शोपीस रखने का बड़ा शौक है क्योंकि मैं गांव में जाती हूँ चौधरी जी के घर पे, जब कभी ईद वगैरह में तो देखती हूँ उनकी बहुत अच्छे ये इधर रखा हुआ, इधर रखा, इस तरह से रखा, मुझे बड़ा शौक है रखने का। तो जो है सोचता है कि अम्मी को इस बार क्या ईद में मैं एक बढ़िया सा शोपीस गिफ्ट करूँ, कितना अच्छा रहेगा। ऐसा वो अपने जो है साथियों से वहाँ कहता है। तो पूछता है कि ये बताओ भाई, यहाँ पे कुछ एंटीक चीज़ें जो होती यूनिक वो कहाँ मिलेंगी? तो सभी लोग कहते हैं भाई मैं भी बाहर से हूँ, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से, कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाता कि कहाँ मिलेगा। तो फिर 2-3 दिन और हो जाते हैं। इस तरह से वो एक दिन वीकेंड पे हाफ टाइम पे सैटरडे को हाफ लीव ले करके वो निकल पड़ता है बाजार, क्योंकि 4-6 दिन के बाद ईद होती है। तो जा रहा होता, भटक रहा है, इधर उधर देख रहा है, कहीं कुछ नहीं मिला। बहुत थक के वो परेशान जब हो जाता, तो परेशान हो जाता तो लास्ट में एकदम बाजार के कोने पे जहाँ वो ढूंढ रहा होता है सब चीज़ें ढूंढने की, देखिए कहाँ पे यूनिक चीज़ें मिलेंगी। तो इसको एक बहुत पुरानी सी एकदम जैसे कबाड़ी टाइप की पुरानी एंटीक चीज़ें रखते हैं, तो वहाँ पे एकदम ये से शोकेस में खूब सजी हुई चीज़ें रखी थी। शोकेस अच्छे से बर्तन थे, पॉट थे, बहुत पुराने एकदम मैथेनिक से दिखते हैं। तो उसकी नज़र पड़ती है एक शोकेस पे, एकदम जग स्टाइल का था। वो देखता है बहुत सुंदर लग रहा है। वो उससे पूछता है दुकान से, अरे भाई दुकानदार, आवाज़ देता है ठक ठक करके, बाहर से निकल कर आता है। अंदर वो कुछ साफ सफाई कर रहा होता है बंदा, निकल के आता है, देखते एक बुजुर्ग हैं। तो उनसे पूछा है, अम्मा दादा मियाँ ये शोपीस कितने का है जो वॉश है? तो बोलते हैं तुमको लेना है मगर इसका ख्याल रखना होगा। तो बोले कितने का है? क्योंकि अरे इसका लेना तो बहुत आसान पर ख्याल रखना बहुत मुश्किल है। उनको वो जो आमिर होता है तो दादा मियाँ की बातें बहुत अजीब लगती हैं। तो फिर भी वो कहता है मेरी अम्मी की पसंद है और नीला वास मिल रहा है तो ले ही लेते हैं, क्योंकि बाद में मिले ना मिले। तो क्या करता है, जल्दी से दादा मियाँ को 1000 रुपये दे करके और वो जो वाश होता है शोपीस उसको लेकर के डिब्बे में पैक करवाता है दादा मियाँ से, और लेकर के यूँ पकड़ के बस पे चढ़ता है और सीधे अपने घर आता। तो उसका घर जो होता है थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है। जब जीना चढ़ के जाता है, दरवाज़ा खुलता है और नीचे उतर के जैसे जा रहा होता है, जैसे वो अपने कमरे की साइड में बढ़ता है तो उसको ठोकर लगती जीने पे, और वो पैर थोड़ा सा स्लिप होता है, ठोकर लग करके उसका जो डिब्बा उसने पकड़ा हुआ होता है गिफ्ट वाला, वो नीचे गिर जाता है। और वो जो शीशे का जग टाइप का वॉश होता है वो नाक से जब नीचे गिरता है तो उसी जगह पे वो
टूट जाता है। ओ गॉड, अब क्या करूं, इतनी मुश्किल से तो मिला था, उसके मुंह से अचानक से निकलता है। अब मुझे फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे मार्केट में। लेकिन उसको कहीं से भी थोड़ा सा ये याद आता है कि दादा मियाँ ने तो बोला था इसका ख्याल रखना, लेकिन ये कैसे, ये तो टूट गया, अब वो फिर क्या करे, उसको उठाए क्या करे, कैसे, वो तो जोड़ सकता नहीं क्योंकि वो कांच का बना हुआ था। उसने क्या किया, उसको डस्टबिन में वहाँ पे लेकर के आए, कांच को उठाया उससे कूड़े से तरीके से और उसको उठा करके उसमें डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, पैक भी डाल दिया क्योंकि वो तो किसी काम का नहीं था। फिर तो थक चुका था एकदम। लेकिन वो जैसे गिरा हुआ होता, वो नीचे पड़ा हुआ देख रहा होता, जैसे वो टूटता है कांच का वॉश और ऊपर से ऐसे धुएं का ऐसे बवंडर टाइप का गुबार सा निकलता है, ब्लैक ब्लैक सा, सोचता पता नहीं ये क्या है। लेकिन वहीं से ही उसको एकदम उसके बॉडी में कुछ हलचल सी होने लगती कि ये क्या हो गया। उसको दादा मियाँ की बात बराबर लगातार याद आ रही थी कि ये क्या हो गया, लेकिन वो उस बात को इग्नोर कर देता है और उसको जब डस्टबिन हटा के रख देता है, फिर जाता है अपने वहाँ बाथरूम में, हाथ पैर मुंह धो करके सीधा जाता है किचन में और चाय चढ़ा देता है, क्योंकि उसने लगता है इसे घूम रहा है तो थोड़ा चाय पी जाए। और जब चाय चढ़ा देता है, 1 कप पानी डाल करके जैसे ही वो चाय पत्ती का डिब्बा यूँ उठाता है और चम्मच में चाय पत्ती ली हुई होती है, वो उसका देखता है कि वो बहुत तेजी से पानी उबल रहा है, ऐसा तो कभी नहीं उबलता, बहुत तेजी से खोल रहा ऊपर को, एकदम बुलबुल बुलबुल की आवाजें आ रही है। और एकदम से देखता क्या वो पानी एकदम लाल खून जैसा। एक पल को तो वो घबरा जाता कि ये कैसे है, बहुत तेजी से वो घबरा जाता है और उसको वही धुएं का गुबार दिखाई पड़ता है। फिर वो उसको झांकता है भगोने की तरफ, देखता क्या है, वो चाय के बर्तन में पानी गायब। फिर वो खैर चाय पत्ती, वो सोचता है कि मेरे दिमाग का वहम है, और वो चाय पत्ती डालता है, दूध डालता, चीनी डालता, जो भी है, चाय बना करके लाता है अपने रूम में और चाय पी करके कप वहीं मेज पे रख देता है। उसको बहुत जोर की नींद आने लगती, वहीं पे बिना खाए हुए वो उस दिन सो जाता है। वो सो रहा होता, अचानक से उसकी सांसें बहुत तेजी से सरसर की आवाज आती है एकदम से। उसे ऐसा लगता है कि मेरी सांसें तो अकेली नहीं लग रही है, तो किसी और की सांसें लग रही हैं। रात का 1:30 बजा है, उसके ऐसा लगता कि मेरे ऊपर कोई बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा। जैसे वो ऐसे आंख खोल करके ऊपर को दिखता, ठीक उसके चेहरे के सामने एक बड़ा सा काला साया एकदम लटका हुआ है, ये बड़े बड़े से दांत। वो देख करके एकदम खौफजदा हो जाता है, थर 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 कांपते उसका पूरा शरीर जो है, पूरी बॉडी में इतना पसीना, बहुत ज्यादा, वो एकदम खौफ में। एकदम से थरथराते उठता, टेबल लैंप के पास उसका हाथ जाता, लाइट ऑन करता, लाइट ऑन, परछाई, साया गायब। उधर दिखता उधर दिखता, कोई नहीं, आमिर के सिवाय उस कमरे में कोई नहीं, लेकिन वो बहुत ही खौफ में है। खैर जैसे तैसे रात बीतती है, वो सुबह फिर अपने कॉल सेंटर पहुंचता, अपने केबिन में बैठा हुआ लोगों की कॉल रिसीव करता है। उसका नियम होता है, एक रूल है कॉल सेंटर का कि अपनी केबिन में जब आप बैठोगे तो आप अपना पर्सनल फोन यूज नहीं कर सकते। वो अपना फोन ऑफ करके रख देता है, रोज का रूल था। उसे अगर यूज करना है तो वो जा करके बाहर में जो है लैंडलाइन पे बात कर सकता था। खैर वो अपना कॉल रिसीव कर रहा, लोगों का आ रहा जा रहा, अचानक से उसका फोन बजता है। ये कैसे हो सकता, मैंने तो अपना फोन ऑफ करके रखा हुआ। वो फोन उठाता, हेलो, बात करता। उसको फोन जो है उसके घर से आ रहा था, जहां वो वहां रेंट पे रह रहा होता है, उस घर का उसमें जो है नंबर फ्लैश हो रहा। फोन जब उठा के वो रिसीव करके सुनता है तो बड़ी लंबी लंबी सी सांसें, जैसे लग रहा कोई ले रहा, बात कोई नहीं कर रहा। इधर से वो सुनता जा रहा, हेलो हेलो बोल रहा, कोई आवाज नहीं। धीरे से फोन कट हो जाता है। दोबारा उस चेक करता है कि देखिए कहाँ का फोन था, फिर उसको वही नंबर लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं। बाद में देखता है कि सारी जो है उसकी सब गायब, जो भी रिसेंट वगैरह जो भी आता है उसे चेक किया कि मिस्ड कॉल या रिसेंट का कुछ भी उसमें नहीं था, सारा खाली। खैर वो भी इस बात को मान के इग्नोर कर देता कि होगा कुछ। उसको अब घर जाता है, उसके साथ फिर वही घटना होती रात वाली। वो इतना गुस्साया हुआ होता है कि दूसरे दिन कॉल सेंटर से हाफ लीव लेकर के सीधा वही मार्केट पहुंचता है, उन्हीं दादा मियाँ की दुकान पे, और जाता है, बोलता, दादा मियाँ आपने मुझे कैसा क्या 100 पीस दे दिया, मेरा तो उसने जीना हराम को मेरे से टूट गया। जैसे ही वो बताता है कि वो टूट गया है, दादा मियाँ कहते निकलो निकलो निकलो, मेरी दुकान से बाहर निकलो। अब वो हैरान परेशान कि मुझे निकाल क्यों नहीं वो अपनी बात, तो बहुत विनती चिरौरी करता है कि दादा मियाँ मुझे बात तो बताओ, वो बहुत टूट गया तो इससे क्या है, मेरे को इतना क्यों परेशानी हो रही, मुझे कोई ऐसा लग रहा बड़े दांतों वाला कोई परेशान, जो पूछते तुम निकलो यहाँ से बाहर, नहीं तो वो निकल चुका है वॉश से, अब वो बाहर से अंदर आ जाएगा, बाहर निकल चुका है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा और तुमको किसी को नहीं छोड़ेगा। अब वो सोचता कि क्या है, कौन छोड़ेगा नहीं। तब फिर वो बहुत जब उनसे विनती करता है, हाथ जोड़ता है, कहता भाई दादा मियाँ मुझे बता दो आखिर बात क्या है। तो दादा मियाँ कहते हैं, दादा मियाँ बहुत डर जाते हैं, कहते हैं सुनो आमिर, हम तुम्हें बता रहे हैं,
जो वॉच था उसमें 5000 सालों से उसमें जिन्न रहता था। हमने आपसे बोला था कि इसका ख्याल रखना, शोकेस में आराम से रख देना जा करके, आपके घर की शोभा बढ़ाएगा। जितना आप उसका ख्याल रखोगे आपका वह उतना ही ख्याल रखेगा। लेकिन अब क्या, अब तो वो टूट गया। वो मुझे भी नहीं, इतना उन्हीं ने बोला था, वैसे ही लगा कि उनका कोई ऐसा करके गला दबा रहा। दादा मियाँ एकदम से हकलाने लगे, आ करके करने लगे, इतना बहुत तेज से कर रहे हैं, उनका गला कोई पकड़ रहा। लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ ये निशान दिखाई पड़े हाथों के, और कुछ नहीं दिखाई पड़ा। लग रहा कुछ नीला नीला सा यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं। अचानक ही आमिर की नज़र साइड में पड़े हुए जो दुकान होती है उसका साइड का जो मिरर होता है उसमें दिखाई पड़ता है कि वही जो उसको रात में दिखाई पड़ता है जिन, वही उनका गला दबा रहा। अब उसकी हालत एकदम खराब। वो वहीं से इतनी तेजी से स्पीड में भागता है कि मैं आज के आज सामान पैक करूंगा और अम्मी के पास अपनी चला जाऊंगा, यहाँ दिल्ली में मैं नहीं रुकूंगा। वो भागता चला जा रहा। जैसे ही घर पहुंचता है अपने, देखता है घर के दरवाजे पे उसकी अम्मी खड़ी हुई है। अब वो सोच रहा था, अरे मैं अम्मी को फ़ोन करने ही वाला था, अरे अम्मी यहाँ आ गई भाई के साथ, बहुत अच्छा हुआ। वो जाते जाते वो अपनी अम्मी के गले लग जाता है। गले लगता हुआ जब अंदर आता सीधे देखता, क्योंकि उसके भी घर के ठीक अंदर जो है हाल के सामने एक शीशा लगा हुआ था। वो ऐसे गले लगाए हुए अम्मी को और रो रहा है, लेकिन उसकी नज़र जैसे ही सामने शीशे पे जाती, ये क्या, उसने जिससे गले लगाया हुआ वो तो जिन है, वही जिन जिसे वो रात में रोज देख रहा था। इस समय उसकी हालत इतनी खराब, वो एकदम से अचानक से उसे छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो छोड़ता है, वो अम्मी की जगह उसको वही जिन दिखाई पड़ता। उसकी हालत खराब, वो वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। इधर से उसकी अम्मी का फ़ोन आता है, बराबर फ़ोन आ रहा, अम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा, फ़ोन वाइब्रेट हो रहा, कुछ भी हो रहा। उसकी अम्मी उधर से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा। फिर उसका भाई जो होता है शाबिर, वो फ़ोन लगाता है, फिर भी नहीं लगता। लेकिन कुछ जब उसको लगता है कि फ़ोन नहीं लग रहा भाई का, वो अनन फनन में वहाँ से गाँव से तैयार होता है और दिल्ली आता है। यहाँ देखता क्या है, आमिर की हालत ख़राब हुई पड़ी है एकदम। उसका पूरा बॉडी जो है उसकी पूरी नीली पड़ी हुई है। अब वो उसको ले करके एम्बुलेंस बुलाता है, जल्दी से लेकर के अपने गांव जाता है। वहाँ से मस्जिद वाले जो मौलाना जी हैं उनसे संपर्क करके उनको दिखाता है। तो वो खैर कहा कि बेटा तुम बहुत जल्दी कर लिए जो इसको यहाँ ले आए, नहीं तो ये हाथ से निकल जाती बात। इस पे एक बहुत बुरी तरीके से जिन्होंने साया कर मतलब पकड़ के रखा हुआ है, इसको छोड़ेगा नहीं। बहुत ही पुराना जिन है ये इसको आज़ाद नहीं करेगा जल्दी। तो वो लोग सब हाथ पर जोड़ते हैं, बाबा इनको बचा लीजिए कैसे भी करके। तो मौलाना मियाँ कहते हैं खैर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी हम अपनी जो क्रिया करते हैं उसको करेंगे और थोड़ा सा समय लगेगा तो उसको मगर हम ठीक कर देंगे। तो ऐसा उनको सब्र बांधते हैं कि थोड़ा सा संतोष रखो, अभी सब सही करेंगे। तो मौलाना मियाँ अपनी जो भी क्रियाएं करते हैं उसके साथ में उसको वहीं पे बिठाते हैं और बहुत अच्छे से उसका वो करते हैं। फिर किसी तरह से एक उसी टाइप का एक मंगाते हैं बर्तन टाइप का और रखते हैं। वो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। देखते हैं क्या मस्जिद के चारों ओर धुआं ही धुआं फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले बता चुके होते हैं कोई भी यहाँ से उठेगा नहीं जब तक हमारी ये क्रिया पूरी नहीं हो जाती है। वो अजीब तरीके से मंत्र पढ़ते हैं, बहुत ज़ोरों से पूरी मस्जिद हिलने लगती है, एकदम जैसे लगता कि भूकंप आ गया है। और इस तरह से काफ़ी देर हो जाती है, तकरीबन जो है रात के एकदम बहुत गहराती चली जाती है। शाम से लेके रात से लेके और आधी रात होती रहती है। एकदम अचानक से उसी टाइम पे, जिस टाइम पे जो है उसको रात में वो दिखता था जिन, उसी टाइम पे ही एकदम से बहुत तेज़ से आंधी तूफान तरीके से बवंडर उठता है। और वो जो वॉश उन्होंने नया मंगाया होता है उसी का वो ढक्कन खोलते हैं और वो धुएँ का बवंडर ठीक उसी वक्त उसमें घुस जाता है और उसको वो बंद कर देते हैं मौलाना मियाँ, और उसको उसी मस्जिद में रख देते हैं। कहते हैं जाइए अब आमिर को बिल्कुल सुरक्षित है। वो माँ बेटे दोनों आमिर को घर ले आते हैं। लेकिन आमिर पूछता है कि हमें क्या हुआ था अम्मी, आप तो वहाँ थी और यहाँ कैसे हम आ गए। तो बोले कुछ नहीं बेटा, तुमको उसी दिन हम खुद गए थे और हम ही थे लिया, उसको कुछ नहीं बताते हैं। उसके दिमाग से ये बात निकल जाती है कि हमें कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन वो पूछता है, कहता है मैं दिल्ली जाऊँगा और वो दादा मियाँ से मुझे मिलना, क्योंकि उसके बाद ही जैसे उसने अम्मी को गले लगाया था उसके बाद से वो घटना भूल चुका था, क्योंकि वो गिर गया था, बेहोश हो गया था और उसको कोई नहीं बताता वापस से उसको दिल्ली जाने में देते थे, क्योंकि वो खौफ के साए में रह रहा होता है, बहुत डरा हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।